दोस्तों, छात्रों और शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लेक्चर सीरीज की इस आज की कड़ी में। और आज का विषय बहुत ही ज्वलंत है और इस विषय को पे व्याख्यान देने की मुझे प्रेरणा रामनगर पीजी कॉलेज में हुए वेबिनार से मिले, जिसमें मैंने इसी विषय पे अपना व्याख्यान दिया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों न इस विषय पे आप सभी के लिए भी अपने विचार प्रस्तुत करूं। और आज का विषय है स्व-वित्त पोषित शिक्षा संस्थानों की दशा और दिशा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उच्च शिक्षा को हम यदि गौर से देखें, समझने की कोशिश करें, तो वहाँ पे ये नज़र आता है कि जो भारत सरकार है वो आगे जो परिवर्तन होने वाला है उसमें एक प्रकार से स्व-वित्त पोषित शिक्षा संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। उच्च शिक्षा में स्व-वित्त पोषित शिक्षा संस्थानों को प्रमोट करने की, बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि इस शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है तो ये एक सशक्त माध्यम हो सकता है। कुछ लोग मेरी बातों से इत्तेफाक ना भी रखते हों, लेकिन ऐसा होता है। विद्यालयी शिक्षा में हम देख रहे हैं, विद्यालयी शिक्षा में आज की परिस्थिति में आप देखें तो सभी लोग अपने स्व-वित्त पोषित जो विद्यालय हैं उसी में समाज के सभी लोग अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ तक कि जो शिक्षक सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने को भेजते हैं। अपने विद्यालय में बच्चों को नहीं ले जाते पढ़ाने के लिए। ये एक सत्य है, कटु सत्य है। तो क्या उच्च शिक्षा में भी ऐसा हो सकता है? क्या उच्च शिक्षा में भी ऐसे महाविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित हो सकते हैं स्व-वित्त पोषित माध्यम से? अवश्य हो सकता है। आज की परिस्थिति को देखकर हम नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता। और कोई भी संस्थान, वहाँ की जो शिक्षा की गुणवत्ता होती है वहाँ की कार्य संस्कृति के ऊपर निर्भर करती है। वैसे ये जो महाविद्यालय, इसमें रुचि सभी की रहती है, सरकार की भी रहती है, विश्वविद्यालयों की भी रहती है, और जो सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत हैं उनकी भी, विश्वविद्यालय उनकी भी रुचि रहती है, प्राध्यापकों की भी। वो बस नौकरी यहाँ नहीं करना चाहते, बाकी इसका सब कुछ करना चाहते हैं। वो इसमें अध्यापन भी करना चाहते हैं, वो इसके विभाग में ऊपर का पद, विभागाध्यक्ष इत्यादि कुछ मिल जाए, कोई पद मिल जाए ऊपर का, वो भी बने रहना चाहते हैं। अपनी कक्षाएं नहीं पढ़ाएंगे जहाँ उनकी नियुक्ति है, इसमें कार्य करना चाहते हैं। ये उनका एक दृष्टिकोण है। बहुत ही हास्यास्पद है, लेकिन है ऐसा। तो जो स्व-वित्त पोषित शिक्षा संस्थानों की शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़े, क्योंकि आगे चल के सभी लोग स्व-वित्त पोषित शिक्षा संस्थानों में ही पढ़ने वाले हैं। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी घोषणा करता है कि जो उच्च शिक्षा होगी स्व-वित्त पोषित माध्यम को बढ़ावा दिया जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कि कोई संबद्ध महाविद्यालय का अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा विश्वविद्यालयों से। ये जो खेल चल रहा है, खेल समाप्त हो जाएगा। जो विश्वविद्यालयों में संबद्धता के नाम पे जो खेल चल रहे हैं, वो कह रहे नहीं, या तो विश्वविद्यालय होगा, या तो विश्वविद्यालय का परिसर होगा, या फिर स्वायत्तशासी महाविद्यालय होगा, यानी टोटल ऑटोनॉमस।
इस प्रकार की व्यवस्था विकसित करने की बात चल रही है। तो उच्च जो स्ववित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थान हैं, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़े, और इस शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है तो ये निर्भर करेगा वहाँ की कार्य संस्कृति पे। और कार्य संस्कृति को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक हैं। नंबर 1 सिद्धांत और नियम, नंबर 2 निगरानी तंत्र यानी मॉनिटरिंग सिस्टम, और नंबर 3 कार्य की जो वर्किंग कंडीशन है, कार्य दशा, वहाँ पे कार्य करने वाले लोगों की। सिद्धांत क्या है स्ववित्त पोषित शिक्षा संस्था का? नो प्रॉफिट नो लॉस। ये इनकम के लिए, बिजनेस के लिए स्ववित्त पोषित शिक्षा संस्थाएं नहीं बनाई गई हैं। स्ववित्त पोषित शिक्षा संस्थाएं बनाई गई हैं समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, और इसके लिए सिद्धांत है नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन हो क्या रहा है, विभिन्न सरकारी निकाय, एनसीटी, विश्वविद्यालय, ये जो भी हैं, ये स्ववित्त पोषित को अपनी इनकम का जरिया मानते हैं, आय का जरिया मानते हैं। राजकीय महाविद्यालय, अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इन सभी के प्राध्यापक भी इसको अपनी आय का जरिया मानते हैं, क्योंकि यहाँ से उनको इंस्पेक्शन होता है, इवैल्यूएशन होता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, और ये उनकी आय का बहुत बड़ा जरिया है। तो आप देखें तो इसको सबने आय का जरिया बना रखा है। इस जरिया ये जो है बना हुआ है, इसको समाप्त करना होगा, और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें बड़े बड़े सामाजिक संगठन हैं, विद्या भारती, आर्य समाज, पहले विद्यालयी क्षेत्र में हैं भी, लेकिन अब इनकी आवश्यकता यहाँ पे है। यदि आते हैं तो उच्च कोटि की, जैसे शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं। कारपोरेट सेक्टर बहुत बड़े, यानी कि शिक्षा संस्था में यदि उनका प्रवेश हो जाता, उनका कार्य हो जाता, उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत ही बृहद स्तर पे होंगी। अभी भी जो आप देखें टाटा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ये इसमें कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो जहाँ भी कार्य कर रहे हैं वहाँ बहुत ही अच्छी वर्किंग कंडीशन भी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन यदि वो उच्च शिक्षा में स्ववित्त पोषित शिक्षा संस्थानों की स्थापना करते हैं बड़े स्तर पे, जितने भी कारपोरेट घराने हैं, क्योंकि ये अपनी प्रॉफिट का 2% इनके लिए बाध्यता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में खर्च करने के लिए, और ये चाहे तो उस 2% जो उनका प्रॉफिट है उसको वो उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना में खर्च कर सकते हैं, और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ऊपर जा सकती है। और यदि ये आ जाते हैं तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब सिद्धांत के बाद बात करते हैं नियम की। यूजीसी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इन सभी ने विश्वविद्यालयों के लिए, स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों के लिए, स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के लिए, राजकीय महाविद्यालयों के लिए, अशासकीय महाविद्यालयों के लिए, सबके लिए नियम बनाया। लेकिन जब बात आती है स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के लिए, तो इनके पास कोई ये नियम नहीं बनाते। ऐसा क्यों? नियम तो सबके लिए होना चाहिए। तो इन्हें प्रबंधक या प्राचार्य, इन सब के भरोसे, उनकी दया पे, उनके विवेक पे छोड़ रखा है। ये सबसे बड़ी खामी है स्ववित्त पोषित शिक्षा संस्थान के लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नियम होगा तो सबके लिए होगा, या फिर यूजीसी सरकार को एक लाइन का तो नियम बनाना है कि स्ववित्त पोषित शिक्षा संस्थानों में वेतन या अनुदान, इनके नियम जो पहले से हैं यूजीसी को, वो फॉलो नहीं होंगे। उसके अतिरिक्त अन्य सारे नियम, सारे अधिकार, सारी सुविधाएं, सारे कार्य, सारे पद सब इनके लिए होंगे। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो उनको नियम बनाना चाहिए। जब तक नियम नहीं होगा किसी का, फिर वहाँ पे कार्य कैसे होगा? बिना नियम कार्य नहीं होता, फिर तो ऐसे ही होता है। दुकान चलती है और उसमें दुकानदार का नियम चलता है, तो नियम आवश्यक है। तो सिद्धांत और नियम
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वावित्त पोषित शिक्षा संस्थानों की कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट है निगरानी तंत्र, मॉनिटरिंग सिस्टम। स्वावित्त पोषित शिक्षा संस्थानों को काफ़ी बदनाम भी किया जाता है। उनके यहाँ कुछ नहीं है, उनके यहाँ अध्यापक नहीं है, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बहुत मैं इनमें प्रबंधकों को दोष नहीं देता, उनको सुविधाएं मिल रही तो क्यों न लें। तो फिर है कौन? मैं इसमें सरकार को भी दोष नहीं मानता। गलतियां किसकी हैं? मॉनिटरिंग सिस्टम किसके जिम्मे है? अशासकीय महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के नियमित प्राध्यापक इस मॉनिटरिंग सिस्टम में है। और यदि कुछ कहीं नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको चेक करने वाला कौन? चेक किसने किया था? ये नियमित प्राध्यापक। और यही सारे उसमें जो कमियां हैं उसको देख कर आते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं फिट है, सही है, और उनको मान्यता देते हैं। चेक यही करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? आप सब लोग समझदार हैं। तो ये जितना मॉनिटरिंग सिस्टम इन से जब तक इन प्राध्यापकों को बाहर नहीं किया जाता, क्योंकि जब तक इस मॉनिटरिंग सिस्टम में है, ये स्वावित्त पोषित महाविद्यालय नहीं सुधर सकते। इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे बेहतर हो? टेक्नोलॉजी का यूज हो। प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसडीएम, इन लोगों को सबको मॉनिटरिंग सिस्टम दे दिया जाए। इनको रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि जो और यदि ऐसा होता है, यदि निगरानी तंत्र अच्छा होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तकनीकी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है और प्रशासनिक अधिकारी उसमें शामिल होते हैं, तो बिल्कुल पक्का है पर कि स्वावित्त पोषित शिक्षा संस्थान उनकी कार्य संस्कृति बेहतर होगी। और नंबर 3 जो कार्य संस्कृति पे प्रभाव डालता है वो है कार्यदशा, वहाँ पे कार्य करने वाले। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी संस्थान में यदि वहाँ के कार्य करने वाले लोग प्रसन्न नहीं हैं, खुश नहीं हैं, मानसिक स्वास्थ्य उनका बेहतर नहीं है, उनके अंदर वो सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है, और वो कार्यदशा ही उनके दृष्टिकोण का निर्माण करती है, तो कार्यदशा तो वो दृष्टिकोण नहीं है, तो अपना कार्य वो बेहतर नहीं कर सकते। और आज की परिस्थिति ये है कि विश्वविद्यालय के पास यदि इसके कर्मचारी जाएं, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक, विश्वविद्यालय तुरंत कह देता है कि मैं आपको नहीं मानता। विश्वविद्यालय स्वावित्त पोषित को मानता ही नहीं। क्यों? क्या स्वावित्त पोषित संस्थानों में नियुक्त लोग अयोग्य हैं? यदि अयोग्य हैं तो वहां पे प्रवेश लेने वाले छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यदि योग्य हैं तो फिर तो उनका शोषण हो रहा है। दो में से एक तो सत्य है, या तो छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, या फिर वहां पे कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा हास्यास्पद कि इसी स्वावित्त पोषित शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कार्य कर चुके इसी शिक्षण अनुभव के आधार पर देश के कई जाने माने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लोग इसी अनुभव के आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो चुके हैं। यानी जहाँ इनका जी चाहे वहाँ कहेंगे मानते हैं, और जहाँ इनका जी न चाहे कहेंगे नहीं मानते। ऐसा कैसे हो? इसको दूर करने की जरूरत है। और अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण उतना नहीं होता जितना व्यक्ति का सम्मान होता है। यदि आप किसी को कम वेतन भी देते हैं लेकिन उसे पूरा सम्मान देते हैं तो मन लगा के कार्य करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कार्यदशा ऐसी होनी चाहिए कि स्वावित्त पोषित है, चलो ठीक है, स्वावित्त पोषित है तो वेतन और अनुदान उसके अतिरिक्त अन्य सारी चीज़ें स्वावित्त पोषित शिक्षा संस्थानों के लिए, वहाँ कार्य करने वाले शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए समान होने चाहिए। उन्हें सारे अधिकार होने चाहिए। विश्वविद्यालय की किसी समिति में क्यों नहीं नियुक्त हो सकते?
या उस जहाँ विश्वविद्यालय के किसी पद पे क्यों नहीं नियुक्त हो सकते, हर जगह हो सकते हैं। और इसके बारे में सरकार को सोचना होगा, सरकार सोच भी रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उसने स्पष्ट घोषणा की है कि स्वावित्त पोषित और सार्वजनिक दोनों एक समान होंगे, इक्वल होंगे, कोई न बड़ा होगा न कोई छोटा होगा। और ऐसा लग रहा है कि जो वर्किंग कंडीशन भी है वो भी जो अशासकीय महाविद्यालय हैं, राजकीय महाविद्यालय हैं या फिर स्वावित्त पोषित महाविद्यालय के शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, सबकी एक जैसे होने वाली है। और ये समता मूलक समाज, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो खाइयाँ पैदा कर रहा है। जो राजकीय में या अशासकीय महाविद्यालयों में जो नियुक्त शिक्षक है वो राजा है, और जो स्वावित्त पोषित में नियुक्त है वो दास है। ये यहाँ पे स्वावित्त पोषित महाविद्यालयों में वर्तमान में महादलित वर्ग का निर्माण हो रहा है, इसे समाप्त करना होगा। और इसके बारे में एक सुझाव भी है, चाहे तो सरकार को वो मानना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वैसा ही कुछ करना चाहिए। 5 सितंबर 1982 को भारत सरकार ने एक आयोग गठित किया था। वैसा आयोग अभी स्वतंत्रता के उपरांत मात्र एक ही वही आयोग गठित हुआ, उसके उपरांत अभी तक न पहले न बाद में अभी तक कोई आयोग बना नहीं। वो राष्ट्रीय आयोग था अध्यापकों के लिए, अध्यापकों के लिए वही एक आयोग बना, जिसके श्री किरीट जोशी अध्यक्ष थे। और स्कूली और इसमें 2 आयोग बनाए गए इसके अंतर्गत, जिसमें जो स्कूली शिक्षा है उसके शिक्षकों के लिए डीपी चट्टोपाध्याय के अध्यक्षता में, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर रईस अहमद की अध्यक्षता में 2 उसमें कमेटियां आयोग गठित किए, जिसने अध्यापन का उद्देश्य, अध्यापक की भूमिका, अध्यापक का कल्याण, अध्यापक की स्थिति, अध्यापक की कार्यदशा, उसकी हर अध्यापक के सारे पहलुओं का अध्ययन किया गया। और आज भी आवश्यकता है कि यदि स्वावित्त पोषित शिक्षा संस्थान के माध्यम से हमें इस देश की उच्च शिक्षा को एक नया मुकाम पाना है, तो वहाँ कार्य कर रहे अध्यापकों के लिए भी एक ऐसे आयोग का गठन होना चाहिए। मैं सिर्फ स्वावित्त पोषित नहीं, सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राजकीय, अशासकीय, स्वावित्त पोषित सभी अध्यापकों के लिए एक आयोग की इस समय नितांत आवश्यकता है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षा को हमें यदि विश्व गुरु बनने का यदि सपना देख रहे हैं और बनना है, तो इस तरह के आयोग की इस समय नितांत आवश्यकता है। तो जिस विषय पे मैं आज ये चर्चा कर रहा हूँ कि स्वावित्त पोषित शिक्षा संस्थानों की शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बेहतर हो, उसके लिए मैंने कहा कार्य संस्कृति उच्च कोटि की होनी चाहिए। और कार्य संस्कृति उच्च कोटि की होने के लिए आवश्यक है कि वहाँ सिद्धांत और नियम, सिद्धांत नो प्रॉफिट नो लॉस, और नियम भी होना चाहिए कैसे महाविद्यालय चले, और उसमें कार्य करने वाले लोगों के लिए भी एक गाइडलाइन, आचार संहिता, उनको पद, उनका अधिकार, उनकी सुविधा, सबके बारे में वहाँ का उस संस्थानों का की मॉनिटरिंग के लिए एक निगरानी तंत्र, निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र, प्रभावशाली निगरानी तंत्र बनाया जाए, जिसमें तकनीकी का ज़्यादा प्रयोग किया जाए और प्रशासनिक अधिकारियों को लाया जाए, जैसे कि डीएम, एसडीएम वगैरह। और जो स्वावित्त पोषित शिक्षा संस्थान है उसमें कार्य करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की कार्य दशा को बहुत बेहतर बनाया जाए, मानवीय बनाया जाए। मैं तो मानवीय की बात करता हूँ, क्योंकि अभी भी जो कार्य दशाएं उनकी वो मानवीय स्तर की नहीं, तो उन्हें वो सम्मान, वो अधिकार, वो सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे कि वो दूसरे से तुलना करके कहीं भी अपने अंदर हीन भावना या कुंठा से ग्रसित न हो। तो इस प्रकार की यदि हम व्यवस्था कर पाते हैं उच्च शिक्षा में, स्वावित्त पोषित शिक्षा संस्थान में, तो निःसंदेह
स्व-वित्त पोषित शिक्षण संस्थान आने वाले समय में उच्च शिक्षा की एक मजबूत रीढ़ बनेंगे और शायद जो अभी विद्यालयी शिक्षा में हो रहा है वो उच्च शिक्षा में होने लगे, कि वहाँ भी सरकारी में जैसे लोग अपने प्रवेश नहीं लेते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट को प्रीफर करते हैं, वैसे ही हो सकता है कि आने वाले समय में उच्च शिक्षा में भी ऐसा ही आपको देखने को मिले। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे व्याख्यान को सुना।